नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ये हमने डिस्कस किया था और रीडबर्ग कांस्टेंट के बारे में जानकारी लिया था, जो कि आर से डिनोट करते हैं। रीडबर्ग कांस्टेंट के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया था, जो कि इसका वैल्यू भी हम लोगों ने देखा था पर सेंटीमीटर होता है, और इसकी डेरिवेशन भी देखा था कि कैसे आता है। और ये नील्स बोर मॉडल से हम लोगों ने उनके पोस्टुलेट्स को आधार बना करके उसके बेसिस पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, डेरिवेटाइज किया था। अब नील्स बोर मॉडल से हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम होता क्या है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, इस पर भी हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कस कर रखे हैं। थोड़ी सी यहाँ पर हम लोग जानकारी लेते हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म से जब हम व्हाइट लाइट को पास कराते हैं, तो ये वेरियस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर इसका डेविएशन होता है। होता क्या है कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो जब ट्रेवल करता है इन वैक्यूम, तो ये जो व्हाइट लाइट है इसकी स्पीड जो होती है वो मीडियम में कुछ होता है, वैक्यूम में कुछ होता है, एयर में कुछ होता है। तो यहाँ पर जब ये जाएगा, ये मीडियम है तो मीडियम में जाएगा, मीडियम से जब ये बाहर निकलेगा आफ्टर डिस्पर्सन, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो इसकी वेलोसिटी भी में चेंजेस आते हैं लाइट की, और उसका डेविएशन भी होता है। तो डेविएशन जाना चाहिए था इसको ऐसे, ये यहाँ मुड़ गया, और जब इसको निकलना चाहिए ऐसे सीधे, ये डिफरेंट जितने इसके कंपोनेंट है व्हाइट लाइट के, उसमें ये स्प्लिट हो जाता है। और ये जो हो रहा है ये बिकॉज ऑफ डेविएशन होता है। तो सबसे ज्यादा जो डेविएशन होता है वह डेविएशन वायलेट की होती है। सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट की होती है, और सबसे कम डेविएशन रेड का होता है, रेड लाइट का। ऐसा क्यों होता है? तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, तो डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो ये एक वेवजियोर हम लोग जानते हैं, वेवजियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, तो जब इसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से इसका हम जब रिकॉर्ड करेंगे, तो ये जो पैटर्न मिलता है वो पैटर्न जो है वो स्पेक्ट्रम का होता है। एक्चुअली हमने इस प्रिज्म को ऐसे बना दिया है, बनाना हमें ऐसे चाहिए था। ये है,
तो सबसे कम जो होता है वो आर की होती है, उसके बाद ये वायलेट का सबसे ज्यादा वेरिएशन होता है। ये व्हाइट लाइट है डिफरेंट कंपोनेंट में, ये रिव्यूअर है, और इसका जो पैटर्न जो मिलता है वह पैटर्न इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसे ही स्पेक्ट्रा कहते हैं, उसे ही हम स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब क्या है कि हाइड्रोजन के केस में, और थोड़ी सी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का भी जानकारी ले लेते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी बॉडी, ब्लैक बॉडी मीन्स आइडियल बॉडी, वो आइडियल बॉडी में क्या होता है कि हम उसे इरेडिएट करें या हीट करें तो ये हायर स्टेट में चला जाता है, इसकी एनर्जी जो है वो हायर स्टेट में चला जाता है। आफ्टर सम टाइम ये डी एक्साइट भी होता है, मीन्स ग्राउंड स्टेट में इसकी एनर्जी आती है। जब ये ग्राउंड स्टेट में आती है तो एनर्जी को ये एमिट करता है, तो एब्जॉर्ब किया, एमिट किया, इसकी जितनी एब्जॉर्प्शन होती है उतना ही ये एमिट भी कर देता है, इसे हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो ये क्योंकि इसमें ये आइडियल बॉडी है तो इसमें जितना आता है उतना ही, लेकिन नेचर ऑफ ये जो एमिशन या एब्जॉर्प्शन जो है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट होता है ये। तो हर एटम का, हर एलिमेंट का अलग अलग होता है एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो प्लैंक्स ने कहा कि एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन व्हेन ए मटेरियल इज इरेडिएटेड, एमिशन और एब्जॉर्प्शन takes place. That emission and absorption is in the form of discontinuously का मतलब होता है कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, मतलब टुकड़े में होता है, और वो जो कितना होता है वह h न्यू के बराबर होता है। और वो जो सबसे छोटी पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो होती है, स्मॉल पैकेट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होता है, चाहे वो एमिशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा, वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होगा। और दैट स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटा एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विथ दैट क्वांटा इज इक्वल टू h न्यू। और ये क्वांटाइज्ड है, अगर ये बढ़ेगा तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा mh न्यू, जहां पर कि ये जो है न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 6.26 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। एनर्जी associated with that small packets of energy, that is quanta. In case of light, photon is equal to h nu, and this h nu is quantized मतलब कि इसकी एनर्जी जब बढ़ेगी तो इंटीग्रल मल्टीपल में बढ़ेगी, मीन्स कि n is equal to 1 2 3 इस तरह से बढ़ेगी। ये जो h की वैल्यू है वो 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। इसे याद रखना चाहिए, न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। अब दूसरी अगर होगी एनर्जी तो 2h न्यू होगा, तीसरी होगी तो 3h न्यू होगा, तो इस तरह से ये क्वांटाइज्ड होता है एनर्जी। इस पर भी हम लोग डिस्कस कर रखे हैं, जो लोग नहीं किए हैं उनके लिए हम थोड़ा बता रहे हैं। तो ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, हमने अभी देखा है। स्पेक्ट्रम ये होता है जब हम प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास कराएंगे तो स्प्लिटिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी स्प्लिट हो जाता है, दैट इज डिस्पर्सन हो जाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। और ये डिस्पर्सन जो है, ये स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू वेरियस कंपोनेंट्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। और इस डिस्पर्सन का जो पैटर्न हमें मिलता है जब हम स्पेक्ट्रोफोटोग्राफ में रिकॉर्ड करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और दैट स्पेक्ट्रम, ये जो स्पेक्ट्रम है
ये स्पेक्ट्रम एटम का कैरेक्टरिस्टिक नेचर होता है। अब क्या है हाइड्रोजन के केस में, क्या होता है हाइड्रोजन के केस में, ये स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है। एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि कोई किसी मटेरियल को हमने इरेडिएट किया या हीट किया तो ये एक्साइटेड स्टेट में गया। एक्साइटेड स्टेट में जब गया तो अब जब रिटर्न बैक टू ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या होगा कि ये एनर्जी को एमिट करेगा। तो जिस रेडिएशन को ये एमिट करेगा वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ दिखेगी, और ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो दिखेगी वो हमें ग्राफ में दिख जाएगा। और स्पेक्ट्रम, तो इस स्पेक्ट्रम को एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमने व्हाइट लाइट को यहाँ से पास कराया है, किसी भी रेडिएशन को पास कराया, तो इसकी एक अपना नेचर होता है, इसका एक अपना नेचर होता है। हमने क्या किया कि यहाँ पर व्हाइट लाइट को पास कराया इस मटेरियल, ये मटेरियल किसी न किसी कंपोनेंट को ये एब्जॉर्ब कर लेगी। जिस कंपोनेंट को ये एब्जॉर्ब कर लेती है उस वो कंपोनेंट यहाँ नहीं दिखेगा। जैसे इसकी नेचर है ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लेना, तो ग्रीन यहाँ एब्सेंट रहेगा। अगर इसकी नेचर है येलो को एब्जॉर्ब करने की, तो यहाँ पर येलो ये एब्सेंट दिखेगा इसमें। इस स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है, और वो एब्जॉर्प्शन और जो जाने देता है, जो अपने से पास होने देता है जिस रेडिएशन को, वो रेडिएशन यहाँ दिखता है, और जो नहीं, जो जिसे ये एब्जॉर्ब कर लेता है वहां पर डार्क लिप्स डार्क। अब हम लोग आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी इसी तरह का दो तरह का स्पेक्ट्रम बनेगा, एक एमिशन बनेगा और एक एब्जॉर्प्शन बनेगा। अगर यहाँ ये सैंपल हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन का भी एक अपना कैरेक्टरिस्टिक नेचर होगा एब्जॉर्ब करने की, एमिट करने की। अगर हम एमिशन मींस के हाइड्रोजन को हम एक्साइट करते हैं, फिर वो डी एक्साइट होगा, उसमें जो रेडिएशन को एमिट करेगा वो रेडिएशन हमें यहाँ पर दिखेगा। जो नहीं दिखेगा, जिसे ये एमिट नहीं कर पा रहा है, जिसको एमिट नहीं कर पा रहा है वो यहाँ नहीं दिखेगा। तो उसके लिए एक डार्क लाइन आएगा, और डार्क लाइन जो आएगा इस तरह का, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में शार्प लाइन ही मिलता है। दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, क्योंकि उस समय क्वांटम थ्योरी का अप्लाई उसमें है नहीं। क्वांटम थ्योरी ये है कि emission and absorption takes place in the form of small packets of energy. That small packets of energy is known as quanta. In case of light, that is photon. तो वो था नहीं उस समय। अब जितने शार्प लाइन दिखते हैं वो किसी न किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के किसी न किसी कंपोनेंट से एसोसिएटेड होता है, उसकी एनर्जी उस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग होता है। और हम यहाँ देख रहे हैं ये जो मिलता है या तो एमिशन के द्वारा मिल रहा है या एब्जॉर्प्शन के द्वारा मिलता है स्पेक्ट्रम। तो एमिशन कब होता है? जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट में कब जाता है? तो उसके एटम्स जो होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है। और जब रिटर्न बैक टू ओरिजिनल ऑर्बिट, जहां उनका अपना जगह होता है, वहां जब आता है तो ये एनर्जी को एमिट करता है। ये हमने रेडिएट किया इसे या हीटिंग दिया, अब ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये एनर्जी को एमिट करेगा। ये एनर्जी को जो एमिट करेगा, इसे हम जब प्रिज्म से क्रॉस कराएंगे,
तो क्या होगा, जो स्पेक्ट्रम मिलेगा हमें, इसमें हो सकता है कि कोई ना कोई एब्सेंट हो, जो एब्सेंट होता है उसके वजह से यहाँ पर शार्प लाइन मिल जाता है, शार्प लाइन मिल जाता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये क्यों मिला, क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में गया है, एक्साइटेड स्टेट में गया है, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो है, एटम जो है, नील्स बोर का मॉडल है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में विथ फिक्स्ड एनर्जी और फिक्स्ड रेडियाई रिवॉल्व करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है। जब ये रिवॉल्व करते रहता है, जब ये रिवॉल्व करते रहता है, तो उसकी एनर्जी न बढ़ती है न घटती है। इसी कंसेप्ट को नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट कहा गया, मीन्स कि नील्स बोर ने यूज किया नॉन रेडिएटिंग कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस यहाँ पर इस केस में ये जब इलेक्ट्रॉन किसी खास ऑर्बिट में होता है तो उसकी एनर्जी न बढ़ती न घटती है, लेकिन जब इसे हम इरेडिएट करेंगे या हिट देंगे तो ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा, अगेन ये रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल ऑर्बिट, तो इसमें एनर्जी का एमिशन होगा, एनर्जी का जो एनर्जी एमिट होगा उसे हम प्रिज्म से पास कराएंगे डिस्पर्शन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रदरफोर्ड मॉडल के बेसिस पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में शार्प लाइन होता है, और शार्प लाइन जो होता है वो किसी न किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एसोसिएटेड होता है। एसोसिएशन का मतलब हुआ कि वह किसी न किसी फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पहचानने का ये तरीका है कि वो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी उसमें होगा। तो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिला, उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में शार्प लाइन था, और वो शार्प लाइन और का नोमेनक्लेचर जो किया गया है, नाम जो दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर, जिन्होंने डिस्कवरी किया उनके नाम पर इस लाइन का नाम दिया गया। मीन्स कि सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम मिलता है, दैट सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम गिवन नेम आफ्टर द डिस्कवरर। तो जो शार्प लाइन मिलता है वो क्यों मिलता है, तो शार्प लाइन इसलिए मिलता है कि ट्रांजिशन होता है, मींस ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन एन एटम। तो एटम में क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करते रहता है। जब ये इलेक्ट्रॉन, जब इस एटम को इरेडिएट किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो अभी पहले के 1 दैट इज n=1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दिखाता है ये। तो ये जो के शेल में है, इस एनर्जी स्टेट से दूसरे वाले एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। जब ये दूसरे वाले में जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन या एनर्जी बोल सकते हैं। जब ये अगेन बैक टू, जब ये डी एक्साइट होगा तो एनर्जी को लूज करेगा, क्योंकि इसकी नेचर है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रहना। तो यहाँ पर क्या होगा, डी एक्साइटेशन होगा, डी एक्साइटेशन। ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन क्या होगा, एमिशन ऑफ एनर्जी, एमिशन ऑफ एनर्जी। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, ये जो एमिशन ऑफ एनर्जी होगा या एमिशन ऑफ रेडिएशन भी बोल सकते हैं इसको, ये किस बेसिस पे होगा, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होगा, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में। और उस स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को जब हम स्पेक्ट्रोग्राफ से या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से रिकॉर्ड करेंगे तो उसे हम स्पेक्ट्रा हो। और वो जो स्पेक्ट्रा जो होता है, वो जो रेडिएशन उस पर रिकॉर्ड होगा वैसा स्पेक्ट्रा दिखेगा। जो रेडिएशन वहां नहीं जाएगा
जो रेडिएशन वहां नहीं जाएगा, रिकॉर्ड होगा, वहां पर एक डार्क लाइन दिखेगा। मीन्स लाइन जो आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, लाइन जो आता है, जो शार्प लाइन आता है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विथ ए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो लाइन जो आती है, ये लाइन हम यहाँ लिख सकते हैं कि पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ये एसोसिएटेड होता है, ये लाइन। और इस लाइन को जिन लोगों ने डिस्कवर किया उनके नाम पर इनका नाम दिया गया, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो शार्प लाइन मिला, हम ये कह सकते हैं कि किसी न किसी ट्रांजिशन की वजह से हुआ है, किसी न किसी ट्रांजिशन की वजह से हुआ है। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गया, एब्जॉर्प्शन हुआ बिकॉज ऑफ रेडिएशन और हीट है। अगेन जब ये डी एक्साइटेशन हुआ है यहाँ पर, तो एमिशन ऑफ एनर्जी, इसने एनर्जी को एमिट किया है। तो ये जो एमिट किया है, इसका जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो जो शार्प लाइन मिलता है, अगर ये तीसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसी एनर्जी दिया कि, क्योंकि नील्स बोर में क्या है, नील्स बोर में ये है कि जब किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, लेकिन जब ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, मीन्स कि ये वन ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, तो उस समय जरूर उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा। अगर वह दूसरे से पहले में आ रहा है वापस, तो एमिशन जरूर होगा। तो ऐसी एनर्जी हमने दिया कि ये तीसरे ऑर्बिट में चला गया इलेक्ट्रॉन। तीसरे से अगेन या तो दूसरे में जाएगा, दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर, या तो तीसरे से दूसरे में जाएगा, या दूसरे से पहले में आएगा, फिर या तीसरे से डायरेक्ट पहले में आएगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो स्पेक्ट्रम मिलता है, वो स्पेक्ट्रम किसी न किसी ट्रांजिशन से एसोसिएटेड होता है, ये जो लाइन जो मिलता है, शार्प लाइन स्पेक्ट्रम जो है ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो किसी न किसी ट्रांजिशन से एसोसिएटेड होता है। तो उस ट्रांजिशन की स्टडी जो है वो स्पेक्ट्रम से करते हैं। ये जो शार्प लाइन है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम होता है, और इसको हम एनालिटिकल एनालिसिस मिनरल्स की एनालिसिस में यूज करते हैं। रॉबर्ट बुन्सन जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने की पहली बार उन्होंने यूज किया था इसको, फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था इस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का यूज किया था। और रुबिडियम, सीजियम, हेलियम, इंडियम, गैलियम, स्कैंडियम, ये सारे जो हुए थे डिस्कवरी, वो इसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के वजह से हुआ था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम की वजह से हुआ था। एटॉमिक स्पेक्ट्रम इसलिए बोल रहे हैं कि ये तो फिनोमेनल एटम में होता है। एटम के इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिट करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ग्राउंड स्टेट में आते हैं, उससे एनर्जी निकलती है, उसका स्पेक्ट्रम देते हैं। और वो जो स्पेक्ट्रम आता है वो कैरेक्टरिस्टिक इन नेचर होता है। अगर यहाँ पर दूसरा कोई एटम होगा तो उसका कुछ और आएगा, अगर और कोई एलिमेंट का एटम होगा तो कुछ और आएगा। तो इसे हम पता कर लेते हैं। तो जैसे रुबिडियम, सीजियम, हेलियम का, इंडियम का, गैलियम का, स्कैंडियम का, इसका जो हुआ था वो इसी बेसिस पे हुआ था। इवन हीलियम गैस की खोज इन सन बिकॉज ऑफ दिस स्पेक्ट्रम हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में, और एनालिसिस में तो हेल्प कर ही रहा है यहाँ पर। तो जिन साइंटिस्ट ने यहाँ पर दिया है अपना कंट्रीब्यूशन, उनके नाम पर ये सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम है जिसे हम डिस्कस करें।
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अब तक तो ये समझ में आ गया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। जब ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है तो ये ट्रांजिशन तो बहुत तरह से हो सकते हैं। यहाँ पर ऑर्बिट जो है, इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है वो तो बहुत सारे हैं, ऑर्बिट बहुत सारे ऑर्बिट हैं। यहाँ पर क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बहुत सारे हैं। दूसरे से पहले में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो ट्रांजिशन हो रहा है, तीसरे से भी पहले में जाएगा, तीसरे से भी पहले में जाएगा, चौथे से भी पहले में जाएगा, पांचवें से भी पहले में आएगा, छठे से भी पहले में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो भी ट्रांजिशन होगा। तो सातवें से भी होगा, इनफाइनाइट से भी आएगा। तो इसका जो ये जो जितने ये ट्रांजिशन है, ये जितने ट्रांजिशन होते हैं उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक शार्प लाइन बनता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता है, और वो शार्प लाइन पार्टिकुलर किसी न किसी फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये जो एक सीरीज आया, चाहे वो कहीं से भी हुआ हो, ट्रांजिशन कहीं से भी हुआ हो, अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है या फर्स्ट ऑर्बिट से दूसरी तरफ से होगा, जब ये तो एमिशन हो गया। अगर हम जिस समय में इसे हम एक्साइट कर रहे होते हैं, इरेडिएट करते हैं, तो पहले से भी, पहले ऑर्बिट से 6 ऑर्बिट में आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले ऑर्बिट से क्या होगा, 5वें में भी आएगा, पहले ऑर्बिट से चौथे ऑर्बिट में भी आएगा, पहले ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में भी जाएगा, पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भी जाएगा। तो पहले ऑर्बिट से जब दो पॉसिबिलिटी है, एक जब हम जब हम इरेडिएट करेंगे इसे, तो पहले ऑर्बिट से दूसरे में आएगा, पहले से तीसरे में जाएगा, पहले से चौथे में आएगा, पहले से 5वें में जाएगा। इलेक्ट्रॉन की ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है या तो अगर वह 6 ऑर्बिट में है तो 6 से डायरेक्ट कहाँ जाएगा, 1 में जाए, 1 में आए, 6 से 1 में आए, 6 ये या 5वें से 1 में जाए, या चौथे से 1 में जाए, या तीसरे से 1 में जाए, या दूसरे से 1 में जाए। मीन्स कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n इक्वल टू 1, दैट इज k एनर्जी स्टेट में, k एनर्जी स्टेट से आफ्टर एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाए, या k ऑर्बिट में k शेल में कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए, मतलब एमिशन हो। तो इस तरह के ट्रांजिशन को लाइमन सीरीज, दूसरा है बाल्मर सीरीज, तीसरा है पाश्चन सीरीज, चौथा है ब्रैकेट सीरीज, पांचवा है पी-फन सीरीज, एंड छठा है हम्फ्री। तो अभी तो हमने एक तरह के ट्रांजिशन को समझा है जो लाइमन सीरीज है। अभी हम देखते हैं ये सारे नाम का अलग अलग डिस्कस करेंगे। लाइमन सीरीज जो है, लाइमन सीरीज ये यूवी विजिबल रेंज में आता है। विजिबल रेंज मींस ये अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के यूवी रीजन में आता है लाइमन सीरीज। बाल्मर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में आता है, विजिबल रीजन में आता है। पाश्चन ब्रैकेट पी-फन
ये इंफ्रारेड रीजन में आता है, इंफ्रारेड रीजन, और ये जो होता है ये फार इंफ्रारेड। हम्फ्रे सीरीज फार इंफ्रारेड। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये जो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज, ये या तो ये दूसरे से आएगा इसमें, या तीसरे से इसमें आएगा, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, या चौथे ऑर्बिट से इसमें आएगा, या पांचवें ऑर्बिट से इसमें आएगा, छठे ऑर्बिट से। इन केस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, तो ये जो एनर्जी का जो एमिशन होगा यहाँ पर, ये जो एनर्जी का एमिशन होगा, इससे ये लाइमन से, इससे लाइमन से, तो ये ट्रांजिशन है। इसका जस्ट एब्जॉर्प्शन अगर हुआ तो यहाँ से पहले में जाए, या यहाँ से तीसरे में जाए, यहाँ से चौथे में जाए, या यहाँ से पांचवें में जाए, या यहाँ से छठे में जाए, तो ये लाइमन सीरीज ही बनेगी, लाइमन इसका नाम। इसके पहले थोड़ा सा हम एक डिस्कशन कर लेते हैं। जो हम लोग अगर इस n ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो कितना एनर्जी है, 2 में है तो कितना है, और n से 2 में जाने पर जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी कितना होता है। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो लोग नहीं देखे हैं उनके लिए है। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, और नील्स बोर मॉडल में जब 1 से 2 में जाएगा, या 2 से 1 में आएगा, या किसी भी जगह पर एक ऑर्बिट से जब दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, जब ट्रांजिशन होगा, तो एनर्जी का या तो एब्जॉर्प्शन होगा या एमिशन होगा। तो जो एमिशन या एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कितना होता है, वो कितना होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में कितना एनर्जी होता है, उसको हम लोगों ने निकाला था, और एक फॉर्मूला मिला था हमें, E is equal to RH 1/n स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, जहां पर कि n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम है, n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम, और RH जो है, RH ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, RH जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है। ये रिडबर्ग कांस्टेंट होता क्या है, तो इसका हम लोगों ने डेरिवेटाइज किया था बहुत शॉर्ट में। अभी मैं तो रेफर करना चाहूंगा पिछला सेशन को देखने के लिए। अभी हम बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो और न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में। उस समय उसकी एनर्जी कितनी होती है, तो उसकी एनर्जी जो है, उस समय कितनी एनर्जी होती है वो हम निकाल रहे हैं, जहां से रिडबर्ग कांस्टेंट निकलेगा। तो क्या होता है कि ये चक्कर लगाते रहता है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये बॉन्ड बंधा होता है एक दूसरे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। हम लोगों ने ये देखा था, ये कूलम्ब्स लॉ के थ्रू आया था। इलेक्ट्रॉन पर ये E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E डिनोट्स फॉर इलेक्ट्रॉन, E डिनोट्स
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मच अमाउंट। ये जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने देखा था कि जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और उस पर चार्ज क्या होगा, प्रोटॉन पर ई चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होगा, ई चार्ज होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, तो जो कि जेड स्क्वायर लिखे थे। और कूलम का दूसरा जो रूल है, रूल क्या है दूसरा, कि जितने डिस्टेंस पर वो सेपरेटेड होगा उसका स्क्वायर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये हम लोगों ने देखा था, जहां पर कि एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी ऑफ स्पेस है। तो इस तरह से हमने देखा था। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रोवाइड कराता है सेंट्रीपिटल फोर्स को। जब कोई सर्कुलर मोशन में होता है कोई भी पार्टिकल, तो क्या होता है उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी हम लोगों ने देखा था उस समय, सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोगों ने देखा था कि कितना होता है, तो mv स्क्वायर अपॉन r होता है, ये हम लोगों ने देखा था। क्योंकि बैलेंस सर्कुलर मोशन है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ये दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो हम इसे यहाँ लिख सकते हैं mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड स्क्वायर। ये r से याद कर गया, तो हमें क्या मिला, mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन r। ये मिला हमें। एक पोस्टुलेट नील्स बोर का है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या हो जाना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH अपॉन ट्वाइस पाई होना चाहिए। ये हम लोगों ने देखा था L इज इक्वल टू mvr। mvr क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन ट्वाइस पाई। यहाँ n क्या है, ऑर्बिट नंबर है, तो वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। यहाँ से हम v का वैल्यू निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू होता है NH अपॉन ट्वाइस पाई mr। ये v, इस v के वैल्यू को हम इसमें पुट कर सकते हैं, और इसमें जब रखें तो हमें क्या मिला था, mv स्क्वायर, तो m v की जगह पर हम यहाँ ये NH अपॉन ट्वाइस पाई mr स्क्वायर, mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन r। ये निकला। इसको हम लोगों ने किया था n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन r। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, पिछले सेशन में ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, ये r से r हट गया। तो हमें क्या मिला फिर, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये m स्क्वायर से m कट गया, ये हट गया, 4 पाई स्क्वायर m r इज इक्वल टू is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर मिला, ये मिला। फिर इसमें क्या है, ये कैलकुलेशन हम लोग रेगुलर कांस्टेंट के लिए कर रहे हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m r। यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/r इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ऊपर चला गया, 4 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर 1/r इतना। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है इन एन ऑर्बिट, वह क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी हो। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mva स्क्वायर प्लस ये जेडी स्क्वायर अपॉन आर, ये पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हाफ mva स्क्वायर प्लस माइनस माइनस जेडी स्क्वायर अपॉन आर, जेडी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर ये mva स्क्वायर है, यहाँ भी mva स्क्वायर है, इसलिए इसको हम यहाँ पुट कर लेंगे। ये जो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, हाफ mva स्क्वायर की जगह पर हमने लिखा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में जब मूव करेगा तो इसकी जो एनर्जी आएगी वो हाफ mva स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी प्लस ये जो माइनस है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर अपॉन आर, माइनस में होगा, माइनस में होगा। अब क्या होगा, हाफ mva स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर अपॉन आर। इसको हमने माइनस किया था, यहाँ पर टोटल 1 है, यहाँ पर हाफ है और साइन वैल्यू नेगेटिव होगा, माइनस हाफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर अपॉन आर। ये आया, ये वैल्यू हम लोगों को आया था। और जब ये वैल्यू आया था, ये वैल्यू आया था, तो यहाँ पर क्या है, 1/r है, 1/r है, इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो हाफ ये नेगेटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर अपॉन आर, 1/r पर ये 4 पाई स्क्वायर एम जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट हाफ, ये 2 से 8 को कट गया, माइनस का साइन रहेगा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम आर, यहाँ पर 1/r है, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर यहाँ आ गया, 4 पाई स्क्वायर एम 4 पाई स्क्वायर एम 4 पाई स्क्वायर एम, ये ऊपर चला गया और 1/4 पाई एप्सिलॉन ये यहाँ पर, ये माइनस यहाँ, ये इक्वेशन। तो इसको हम लोग यहाँ पुट किए हैं, 1/r का वैल्यू यहाँ पर 1/, यहाँ आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और 1/4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई स्क्वायर ई टू द पावर 4 2 पाई स्क्वायर एम अपॉन एम स्क्वायर एच स्क्वायर। ये नेगेटिव, ये टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर जेड 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर टू द पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इसे और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, नेगेटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ये टोटल को हमने उस समय कहा था, इसे रिडबर्ग कांस्टेंट कहा था, रिडबर्ग कांस्टेंट, विच इज अगर हम जूल में लेंगे तो इसकी एनर्जी जो होगा 2.18 into 10 to the power minus 18 जूल होगा। अगर हम इन केस ऑफ लाइट यहाँ पर पर सेंटीमीटर में लेंगे तो 10 यानी 77 पर सेंटीमीटर।
तो ये वैल्यू निकालना था। तो अब हम लोग इसे एनर्जी के फॉर्म में लिखना है। रिडोर कांस्टेंट टोटल एनर्जी, ये जो टोटल एनर्जी है किसी न किसी ऑर्बिट का होगा, कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट का, दैट इज एन। एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ऑर्बिट, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, माइनस 1 अपॉन RH, that is Rydberg constant, z square upon n square, z square upon n square. Yeah. For hydrogen atom, z is equal to 1. इसका मतलब है कि energy of electron in an orbit is equal to Rydberg constant 1 upon n square. ये आएगा। मीन्स की एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम लोगों को मिला वो माइनस RH 1 अपॉन n स्क्वायर, ये मिला जो अभी हम लोगों ने देखा इसे। अब स्पेक्ट्रम पर आते हैं। स्पेक्ट्रम क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि अभी थोड़ा देर पहले बनाए तो इसमें क्या होता है कि n इक्वल टू 1, ये 2, ये 3, 4, 5, और ये लेते हैं 3, 4, 5, 6। ये भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि नेगेटिव साइन क्यों होता है। नेगेटिव साइन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के करीब आएगा, नजदीक आएगा तो एमिशन होगा एनर्जी का, और जब ये दूर जाएगा तो एब्जॉर्प्शन होगा। ये नेगेटिव साइन ये शो करता है। तो अभी हमने देखा है कि स्पेक्ट्रम जो होता है वो बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन वन ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी फाइनल स्टेट में है तो जो जब ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी, जो डिफरेंसेज ऑफ एनर्जी जो होंगे फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। और वो फोटॉन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, दैट फोटॉन डिफरेंस इन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? EF, मतलब फाइनल में जाएगा, और E इनिशियल स्टेज में जो रहेगा वो इक्वल टू h न्यू के बराबर होगा, जहाँ h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू जो है वो फोटॉन ऑफ रेडिएशन है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि EF, यहाँ पर लिख सकते हैं RH 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस अगेन माइनस है इसका, एनर्जी माइनस में है, माइनस RH 1 अपॉन NI स्क्वायर। ये जो RH है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है इन केस ऑफ हाइड्रोजन, Z इक्वल टू 1 होता है। और ये जो स्पेक्ट्रम है ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस आयन ऑफ हीलियम में एप्लीकेबल है ये, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम 2 प्लस उसमें भी एप्लीकेबल है, बेरिलियम 3 प्लस उसमें भी एप्लीकेबल है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जितने हैं उसमें। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि RH कॉमन माइनस यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन NF स्क्वायर
NF स्क्वायर प्लस RH 1/NI स्क्वायर। इसे इस तरह से लिख सकते हैं RH 1/NI स्क्वायर माइनस 1/RH 1/NF स्क्वायर। ये चेंज इन एनर्जी। ये एक फॉर्मूला है RH दैट इज इनवर्स कांस्टेंट 1/NI स्क्वायर RH 1/NF स्क्वायर। इफ NI इज इक्वल टू इसकी इनिशियल जो होगा इनिशियल जो होगा इन केस ऑफ एमिशन NI जो है वो ज्यादा बड़ा होगा NF से, और इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन हमेशा NF जो है वो ग्रेटर देन होगा NI से। ये हो गया एमिशन के केस में, इन केस ऑफ एमिशन, और ये हो जाएगा एब्जॉर्प्शन के केस में, हो गया एब्जॉर्प्शन के केस में। तो यहाँ जब ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिशन अगर हम मान लेते हैं कि एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम है, तो ये डी एक्साइटेशन होगा। डी एक्साइटेशन जो होगा वो 6 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, उसके बाद यहाँ से भी हो सकता है डी एक्साइटेशन, उसके बाद यहाँ से भी हो सकता है डी एक्साइटेशन, यहाँ से भी डी एक्साइटेशन हो सकता है, यहाँ से डी एक्साइटेशन हो सकता है। इसकी 2 से 1 भी आ सकता है, 3 से 1 आ सकता है, 4 से 1 आ सकता है, 5 से भी 1 में जा सकता है, 6 से भी 1 में जा सकता है। तो ये जो एनर्जी इस समय एमिट करेगा, ये जो अभी एनर्जी एमिट करेगा, उस एनर्जी को उस सीरीज ऑफ ट्रांजिशन बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रांजिशन जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, उस स्पेक्ट्रम का जो शार्प लाइन होगा वो किसी न किसी ट्रांजिशन से एसोसिएटेड होगा। तो इस तरह के ट्रांजिशन, इस तरह के स्पेक्ट्रम को कहा गया लाइमैन सीरीज। लाइमैन सीरीज कहा गया। अब यहां देखते हैं, थर्ड से 2 में आएगा, फोर्थ से 2 में आएगा इलेक्ट्रॉन, या फिफ्थ ऑर्बिट से 2 ऑर्बिट में आएगा, या 6 ऑर्बिट से 2 ऑर्बिट में आएगा। तो यहाँ जो ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, यहाँ जो इस ट्रांजिशन ऑफ सीरीज को, इस तरह की सीरीज को कहा गया बाल्मर सीरीज। हम देख रहे हैं यहाँ सब कुछ एनर्जी का ही खेल है। एनर्जी डिफरेंसेस हो रहे हैं, या तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है या एमिशन हो रहा है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है, जो क्वांटम का एप्लीकेशन हो रहा है, क्वांटम थ्योरी का बाल्मर सीरीज बोला। इसको जब 4 से 3 में आएगा, या 5 से 3 में आएगा, या 6 से 3 में जाएगा, तो इस तरह के ट्रांजिशन को कहा गया पास्चन सीरीज। इस फॉर्मूला में भी पुट कर सकते हैं, जैसे लाइमन सीरीज की बात करते हैं तो NI क्या है, इनिशियल क्या है, यहाँ पर इनिशियल 6 है, या 2 भी हो सकता है, इनिशियल 3 भी हो सकता है, इनिशियल 4 भी हो सकता है, इनिशियल 5 भी हो सकता है, इनिशियल 6 भी हो सकता है। तो 2 यहाँ पर 2 पुट करेंगे, और कितना एनर्जी का डिफरेंसेज होगा वो यहीं से पता चल जाएगा, एनर्जी का डिफरेंस NF का वैल्यू पुट करेंगे, और वो सीरीज ऑफ ट्रांजिशन है। बाल्मर सीरीज है, पास्चन सीरीज है। इससे ये 7 से आएगा, 5 to 4 आया, 6 से 4 में जाएगा। एक और ले लेते हैं यहाँ पर, 7 से ये आएगा, इसमें आएगा, 4th में आएगा। तो यहाँ इस तरह के ट्रांजिशन को कहा गया ब्रैकेट सीरीज का, ये ब्रैकेट सीरीज का।
और 7 से 6 से 5 में आएगा, या 7 से इसके ऊपर 8 भी होगा, इनफाइनाइट भी होगा। तो ये जो ट्रांजिशन आएगा, इस ट्रांजिशन को कहा गया पी फंड सीरीज। और 7 से 6 में आएगा, 8 से 6 में आएगा, 9 से 8 में आएगा, ये फाइनाइट से आएगा। तो इस तरह की सीरीज को कहा गया हम्फ्री सीरीज। लाइमन सीरीज यूवी रेंज रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होता है। बाल्मर सीरीज विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दिखता है। पास्टन सीरीज इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दिखता है। ब्रैकेट सीरीज जो है ये भी इंफ्रारेड में दिखता है। पी फंड सीरीज भी इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दिखता है, इंफ्रारेड रीजन में। और हम्फ्री जो है, ये फार इंफ्रारेड रीजन में दिखता है। तो यूवी रेंज क्या होता है और फार इंफ्रा और इंफ्रारेड रीजन क्या होता है, वही समझ लेते हैं। समझने वाला पोर्शन ये है कि जो डिफरेंसेज आते हैं, उन डिफरेंसेज की वजह से जो शार्प लाइन आते हैं, जो शार्प लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है, उसकी एनर्जी क्या होगी, उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये सारे के सारे हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये व्हाइट लाइट आया, रेडिएशन होगा, डिस्पर्सन होगा, वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में गया, दैट इज रिफ्रैक्शन, और ये डेविएशन भी हो रहा है यहाँ पर। और क्योंकि ये बाहर निकल रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइन, कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में हो रहा है। ये क्या है, वायलेट है और ये रेड है। और ले लेते हैं, तो ये विजिबल है। इसके बाद ये जो विजिबल रीजन है, विजिबल रेंज से ज्यादा एनर्जी वाला जो रीजन होगा कुछ दूरी तक, उसको ले लेंगे, वो होता है यूवी रीजन का होता है। और इसके बाद रेड के बाद इंफ्रारेड होता है। ये जो रीजन होता है वो इंफ्रारेड का रीजन होता है, हीटिंग इफेक्ट देता है। ये यूवी रीजन है या ये इंफ्रारेड रीजन है। इससे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी वाली जो एनर्जी होगी यूवी विजिबल से, और कम फ्रीक्वेंसी वाला जो रीजन होगा कुछ दूर तक, उसको इंफ्रारेड बोलेंगे। और वायलेट से ज्यादा एनर्जी वाली जो रेडिएशन होगा उसको यूवी रेंज। और इसी पैटर्न को स्पेक्ट्रोग्राफ में रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ इस तरह से ग्राफ मिलता है हमें, जो कि रेजियो रेट की फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है क्या चीज, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, दैट इज लेंथ। और यहाँ पर न्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है। रेड के बाद वाला जो होगा रीजन वो इंफ्रारेड हो गया, और विजिबल लाइट से पहले वाला जो रीजन होगा वो यूवी होगा, वायलेट से पहले वाला। विजिबल रेंज के बाद इंफ्रारेड, विजिबल रेंज से पहले जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो यूवी रीजन होता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो मिलता है वो यूवी रीजन में मिलता है, विजिबल रीजन में मिलता है, इंफ्रारेड रीजन में मिलता है। ये तीन रीजन में, 3 रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मिलता है। तो इस तरह से हम लोग
स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ नील्स बोर थ्योरी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रदरफोर्ड ने क्यों नहीं कर पाए। रदरफोर्ड इसलिए नहीं कर पाए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शार्प लाइन, क्योंकि क्या होता है कि व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से निकलता है, ये डिस्पर्सन जब होता है, तो सारे के सारे लाइट यहाँ पर आ गए, तो कंटिन्यूटी में आया स्पेक्ट्रम आया, कंटिन्यूटी में स्पेक्ट्रम आया, तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। हाइड्रोजन के केस में क्या हुआ कि कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, तो कुछ अगर नहीं कुछ आया, कोई भी एक कंपोनेंट नहीं आया, तो वो क्या करेगा, लिव्स डार्क लाइन इन स्पेक्ट्रम। तो वो जो डार्क लाइन आया उसका एक्सप्लेनेशन वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो कंसेप्ट आया है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो उस समय नहीं था। और चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलेटिंग मोशन में होता है, एक्सेलरेशन होता है, चार्ज पार्टिकल है वह, तो क्या होगा कि वो एनर्जी को कंटिन्यूअसली एमिट करेगा। तो स्पेक्ट्रा क्या मिलना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए, जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं मिला था, मतलब लाइन स्पेक्ट्रा मिल रहा था। और वो लाइन स्पेक्ट्रा नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब किसी खास ऑर्बिट में होता है तो न वह एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है और न ही एमिशन करता है, लेकिन जो ही एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो क्या करता है, वो एमिशन होता है, मतलब ट्रांजिशन होता है, एनर्जी चेंजेस उसके होते हैं। और दैट डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के बराबर होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू होगी और एच होगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन करके अभी हम लोगों ने डिराइव किया है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हम लोगों ने डिराइव किया है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कितना होगा, जब ट्रांजिशन होगा तो कितना होगा, और एक सीरीज ऑफ ट्रांजिशन को भी हमने देखा। एक बार रिवाइज करते हैं। लाइमन सीरीज होता है जो यूवी रीजन में मिलता है, बाल्मर सीरीज यूवी रीजन में मिलता है, मींस कि फर्स्ट ऑर्बिट में ही उसका इलेक्ट्रॉन आएगा, कहीं से भी आएगा तो फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट से ही किसी अन्य ऑर्बिट में जाएगा। बाल्मर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में होता है, बाल्मर सीरीज जो होता है वो विजिबल रीजन में होता है। पास्चन सीरीज इंफ्रारेड रीजन में होता है, इंफ्रारेड रीजन में होता है। ब्रैकेट सीरीज जो है ये भी इंफ्रारेड रीजन में होता है, इंफ्रारेड रीजन में। फंड सीरीज जो है ये भी इंफ्रारेड में होता है। हम्फ्री सीरीज फार इंफ्रारेड रीजन में, रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दिखता है। और जितने जो शार्प लाइन होते हैं किसी न किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एसोसिएटेड होता है, पर्टिकुलर ट्रांजिशन से वह एसोसिएटेड होता है। थैंक्स अ लॉट।